हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही कई-कई कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन करना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि और यही है अपने परियोजना का प्रथम उद्देश्य कि हमें मानव का, युवाओं का और साथ ही सभी ग्रामीण व्यक्तियों का जो गंगा को स्वच्छ बनाने में सहायक हो सकते हैं, उन सभी का व्यवहार परिवर्तन हमें करना होगा। क्योंकि यदि हम व्यवहार परिवर्तन कर पाएँगे, तभी हम किसी कार्य को सफल कर पाएँगे। क्योंकि ये गंगा को जो है, गंगा किसी धर्म, जाति, विशेष समुदाय को के लिए लाभदायक नहीं होती है। गंगा जब अपने गौमुख से निकलती है तो उसमें कई स्थानें और मेरे ख्याल लगभग 40% आबादी को आच्छादित करती है। तो उसमें सभी मानव को लाभ होता है। इसलिए हमें पूरे सभी समुदाय को व्यवहार परिवर्तन करना होगा, जिसका सफल उद्देश्य यही होगा कि मानव का व्यवहार परिवर्तन होगा, तभी गंगा को हम स्वच्छ बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं और अविरल बहते रहेंगे। बिल्कुल सर, कहते हैं कि जो हमारे व्यवहार में होता है अक्सर वही दिखाई देता है और व्यवहार को जो चेंज करना वो बड़ा एक मुश्किल काम है। तो अगर कहें कि आपकी जो ये चुनौतियाँ, ये जो कठिनाइयाँ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से हमें लगा कि जो लोगों का व्यवहार है उसको परिवर्तन करने में शायद कुछ दिक्कतों का सामना किया था कि लोगों को आसानी से कोई चीज़ें समझ नहीं आती, उनको बहुत समझाना पड़ता है, उदाहरण देने पड़ते हैं, कार्य भी करना पड़ता है। तो सर इस तरह से अगर हम बात करें कि जो आपको गंगा को स्वच्छ रखने की जो आपकी ये मुहिम है, इसमें आप कहाँ तक सफल हुए हैं? गंगा देखिए स्वच्छ है, निर्मल है, अविरल है। लेकिन कहीं न कहीं एक समय ऐसा आया था कि जहाँ पर हम गंगा के जल को हम उसका आचमन नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि उसमें कई अशुद्धियाँ मिल गई थी। और उसका कारण यही था कि पॉलीथीन और कई विषैले पदार्थों का गंगा में समावेश होना, और उसी के साथ साथ फसलों को भी नुकसान हुआ, साथ ही जो जंगली जानवर हैं उनको भी नुकसान हुआ। क्योंकि यदि गंगा में जैसे छोटे छोटे जीव रहते हैं, पृथ्वी पर सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम भी मानव अपने घरों में रहते हैं और अच्छा घर बनाते हैं, वो इसलिए ताकि हम स्वस्थ रह पाएँ और अच्छे से अपना खुशहाल जीवन जी सकें। इसी प्रकार नदियों में छोटे छोटे जीव हैं, मछली हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, तो गंगा में रहते हैं। लेकिन हम मानव क्या करते हैं कि उसमें कोई भी विषैला पदार्थ या पन्नी, पॉलीथीन या पूजा सामग्री उसमें गिरा देते हैं। एक धार्मिक कारण भी है, और उसी के साथ साथ वो पन्नी, पॉलीथीन जो भी हैं विषैले पदार्थ, वो मछलियाँ और छोटे छोटे जीव जो भी नदी में रह रहे हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि जब वो ग्रहण करेंगे कुछ समय पश्चात उनकी उसी जल में मृत्यु हो जाती है। जब जल में किसी की मृत्यु होती है तो एक समय ऐसा आता है कि वहाँ का जल जो है दूषित होने लगता है। उस दूषित जल को मानव भी ग्रहण करता है, पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, और कई धार्मिक उसमें कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। गंगा जल का उपयोग किया जाता है। गंगा जल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव फिर से पुनः मानव को ही पड़ता है, क्योंकि मानव ने ही इसका कारण है और मानव को ही भुगतना है, तो हमें ही अपने को बदलना होगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो जीव जंतु हैं उनकी भी प्रजातियां जो हैं वो नष्ट समाप्त होती जा रही हो रही हैं और नष्ट होने की कगार पर भी हैं। तो अगर देखा जाए तो मानव को भी बचाना है और जो हमारे जीव जंतु हैं उनको भी बचाना है। तो सर बात करें इसके लिए, तो आपको जैसे कि आपकी जो योजनाएं चल रही हैं, इसके लिए आपको जो जनमानस है उससे भी आपको संपर्क करना पड़ता होगा। तो आप कैसे लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे आप अपनी योजनाओं के बारे में उनको बताते हैं, या कैसे आप उनको समझा पाते हैं? सबसे पहले जैसे हमें किसी समुदाय को हमें जागरूक करना है, तो किसी गांव में हम एक गांव की अगर हम बात करें तो उसमें जाते हैं हम। तो जैसे हमें किसी एक समुदाय को हमें जागरूक नहीं करना है, जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, जो समाज के कार्यों में के हित में कार्य कर रहा है, उसको भी साथ लेना है, और जो समाज के हित में योगदान नहीं दे पाता है उसको भी साथ लेकर के चलना है। तो सभी को यही बताते हैं कि उसको धार्मिक चीज़ों से भी